गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का अरावली पब्लिक स्कूल कठुमर की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना पर आपसे चर्चा की। साथ में हमने लघु बीजाणु धानी के संरचना पर भी संरचना के कुछ बिंदुओं पर आपसे चर्चा की। ठीक है, देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लघु बीजाणु धानी की संरचना पे बात कर रहे हैं। देखिए भी लेसन नंबर 2 चल रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पादपों में जन्म। पुष्पीय पादपों में जन्म। इस चैप्टर पर हम आपसे चर्चा कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक था वो था लघु बीजाणु धानी की संरचना। लघु बीजाणु धानी की संरचना। आपको बताया कि परागकोश जो होता है उसकी जो संरचना होती है, परागकोश की जो संरचना होती है ये बेलन की आकार की होती है। इसकी दोनों सतह जो होती है वो बेलन के आकार की होती है। परंतु जब परागकोश का अनुप्रस्थ काटा जाता है तो काटने पर परागकोश या लघु बीजाणु धानी की जो संरचना होती है वो बेलनाकार न होकर के कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। और आपको हमने इस प्रकार का डायग्राम, ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इस प्रकार की संरचना आपको बताई और आपको बताया कि लघु बीजाणु धानी की जो संरचना होती है उसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक का नाम होता है परागधानी भित्ति, माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल के नाम से उसे जाना जाता है, और दूसरे का है बीजाणु जनन कोशिका, स्पोरोजीनस सेल के नाम से इन्हें जाना जाता है, बीजाणु जनन कोशिका। आपको बताया कि परागधानी जो भित्ति होती है, ठीक है, वो 4 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। यह परागधानी भित्ति जो होती है, ठीक है, वो 4 भागों में बटी होती है। सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। दूसरे भाग को कहा जाता है अंतःस्थीशियम। तीसरा भाग होता है मध्य परत, और चौथा पार्ट होता है जिसका नाम है टैपेटम। देखिए तो यहाँ पे हमने इस डायग्राम के अंदर इस तरीके से आपको दिखाया था कि ये क्या होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? लघु बीजाणु धानी की संरचना का सबसे भारी भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा कहा जाता है। ये क्या है? बाह्य त्वचा है, जिसको एपिडर्मिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और बाह्य जो त्वचा होती है ये केवल एक स्तरीय कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। केवल कोशिकाओं का यहाँ पर केवल एक ही स्तर पाया जा रहा है। आप देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर कि बाह्य त्वचा जो है वो एक ही कोशिका के स्तर के रूप में क्या है? पाई जा रही है। ठीक है, देखिए इस बाह्य त्वचा के नीचे क्या पाई जाती है? बाह्य त्वचा जो होती है वो लघु बीजाणु धानी या परागकोश जो होता है उसकी सुरक्षा, ठीक है, बाहरी सुरक्षा करने का क्या करती है? कार्य करती है। बाह्य त्वचा के नीचे क्या होती है? क्या पाई जाती है? इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, और इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? अंतःस्थीशियम की कोशिका कहते हैं।
अंतःथीसियम की जो कोशिका होती है वो भी एक स्तरीय होती है। कौन सी कोशिका होती है? अंतःथीसियम की कोशिका होती है, एंडोथीसियम की कोशिका होती है। ये कोशिका कैसी होती है? दीर्घित होती है, ठीक है, बड़ी होती है, ठीक है, और कैसी होती है? लंबी होती है। इनके अंदर क्या पाई जाती है? सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां यहाँ पर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां यहाँ पर पाई जाती है। और सेलुलोज की रेशेदार जो पट्टियां होती हैं वो कैसी होती है? आर्द्रताग्राही होती है, जो परागकोश के स्फुटन के समय, ठीक है, जो परागकोश के स्फुटन में क्या होती है? सहायक होती है। परागकोश के स्फुटन की क्रिया के अंदर क्या होती है? ये सहायक होती है, क्योंकि ये क्या होती है? आर्द्रताग्राही होती है। तो अंतःथीसियम का स्तर भी केवल एक स्तरीय होता है। अंतःथीसियम के नीचे मैंने आपको इस तरीके से कोशिकाओं का एक बहुत ही पतला स्तर यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे कोशिकाओं का जो स्तर पाया जाता है वो लगभग आप देख रहे हो कितने स्तर पाए जाते हैं? 3। मध्य परत जो होती है ये मध्य परत का स्तर होता है। कौन सा परत होता है? ये मध्य परत वाला स्तर होता है। और मध्य परत के अंदर लगभग 1 से लेकर के 3 कोशिकीय स्तर पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती है? पतली होती है, ठीक है, कैसी होती है? पतली होती है इनकी कोशिकाएं, ठीक है, बहुत ही कम दीर्घित अवस्था में पाई जाती है, आयताकार कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है। कोशिकाएं आकार में कैसी होती है? छोटी होती है। और आपको बता दें ये मध्य परत की जो कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट होने से पहले बीजाणु जनन की कोशिकाओं को, इन कोशिकाओं को, बीजाणु जनन की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। मध्य परत के बाद आपसे हमने बात की थी टैपिटम की कोशिका। ये क्या होती है? इस प्रकार की टैपिटम की कोशिका होती है। टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो आकार में कैसी होती है? बड़ी होती है। टैपिटम की कोशिकाएं आकार में कैसी होती हैं? बड़ी होती है, दीर्घित अवस्था के रूप में पाई जाती है, एक स्तरीय होती है। कैसी होती है? एक स्तरीय होती है। टैपिटम की कोशिका कैसी होती है? दीर्घित अवस्था के रूप में क्या है? पाई जाती है, ठीक है। देखिए टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है? एक केंद्रीय भी होती है और कई पादपों के अंदर ये बहुकेंद्रीय भी होती है, ठीक है। इनमें अंतःसूत्रीय विभाजन भी पाया जाता है, एंडोमाइटोसिस डिवीजन भी इनके अंदर पाया जाता है। इनमें बहुगुणन की क्रिया भी क्या है? पाई जाती है, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने आपको परागधानी जो भित्ति है, ठीक है, उनके इन चारों पार्ट्स पर हमने आपको चर्चा की, बाह्य त्वचा, अंतःथीसियम, मध्य परत और टैपिटम। और आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे टैपिटम के प्रकार। देखिए टैपिटम कितने प्रकार का होता है? टाइप ऑफ टैपिटम पर बात कर रहे हैं। टाइप ऑफ टैपिटम, तो टैपिटम जो होता है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम अमीबाब टैपिटम, इंग्लिश में बोलते हैं अमीबॉइड, अमीबॉइड टैपिटम के नाम से जानते हैं। और दूसरे का नाम होता है स्रावी, सीक्रेटरी, या इसका दूसरा नाम है ग्रंथिल टैपिटम के नाम से जानते हैं, ग्लैंडुलर टैपिटम के नाम से जानते हैं, सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम के नाम से जानते हैं। बात करते हैं अमीबाब टैपिटम। अमीबाब प्रकार का जो टैपिटम होता है वो किस प्रकार का होता है? इस बिंदु पर हम आपसे क्या कर रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए तो इस प्रकार का जो टैपिटम होता है उनकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? आकार में बड़ी होती है। इस प्रकार का जो टैपिटम होता है उसकी कोशिकाएं आकार में कैसी होती है? यहाँ पे बड़ी होती है। इस प्रकार की ये कोशिकाएं क्या होती हैं? ये बड़ी होती है। और ये कोशिकाएं एक दूसरे के क्या आती है? पास में आती है। कैसे आती है ये कोशिकाएं? एक दूसरे के क्या आती है? पास में आती है। और पास में आने के पश्चात
ये कोशिकाएं एक दूसरे के क्या आती हैं, पास में आती हैं। मैंने बोला है कि अमीबावे प्रकार का जो टैपिटम होता है उसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। ये कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे के क्या आ जाती है, पास में आ जाती है। पास में आकर के क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। पास में आकर के ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और ये क्या करती है, जुड़ करके पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। और ये पेरिप्लाज्मोडियम को, ठीक है, बीजाणु जनन कोशिकाओं तक, ठीक है, अमीबीय रूप में गति करके, ठीक है, बीजाणु जनन कोशिकाओं के अंदर पहुंचाने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार के टैपिटम को अमीबाव्य टैपिटम कहते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं, अमीबाव्य टैपिटम क्या है। अमीबाव्य प्रकार का टैपिटम जो होता है उसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। ये कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के पास में आती है। पास में आने के बाद ये कोशिकाएं जुड़ जाती है और जुड़ने पर इनके अंदर जो भरा हुआ पेरिप्लाज्मोडियम होता है, तो इनके द्वारा क्या है, इन दोनों कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है तो ये पेरिप्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। ये पेरिप्लाज्मोडियम जो होता है वो अमीबा की तरह क्या है, गति करता है और गति करता हुआ बीजाणु जनन कोशिकाओं के अंदर क्या है, पहुंच जाता है और बीजाणु जनन कोशिकाओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। टाइफा जो है उसके अंदर अमीबाव्य प्रकार का टैपिटम पाया जाता है। देखो, स्रावी या ग्रंथिल प्रकार का टैपिटम पे बात करते हैं। सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम क्या है। देखो, स्रावी प्रकार का जो टैपिटम होता है वो मोस्टली आवर्त बीजी पादपों के अंदर पाया जाता है। अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें स्रावी प्रकार का क्या पाया जाता है, टैपिटम पाया जाता है। और उनमें ये स्रावी प्रकार का जो टैपिटम होता है, उनमें ये स्रावी प्रकार का जो टैपिटम होता है वो किस प्रकार का होता है कि यहाँ पे टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या है, भित्ति युक्त होती है। कैसी होती है, यहाँ पर टैपिटम की कोशिकाएं भित्ति युक्त होती हैं, ठीक है। और इनके द्वारा क्या है, इस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का श्रावण किया जाता है। जैसे यूबिस काय का श्रावण किया जाता है, जैसे कैलोज एंजाइम का श्रावण किया जाता है, जैसे कुछ हार्मोनों का भी यहाँ पर क्या है, श्रावण किया जाता है। इसलिए इसको, इस प्रकार के टैपिटम को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इस प्रकार के टैपिटम को स्रावी टैपिटम कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या है, टैपिटम पे आपसे बात कर ली। अब हम अगला टॉपिक आपसे चर्चा करने जा रहे हैं और वो है टैपिटम के कार्य। देखिए, तो यहाँ पे हम टैपिटम के कार्यों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। टैपिटम के कार्य, फंक्शंस ऑफ टैपिटम। देखिए, टैपिटम की जो कोशिका होती है इसका मुख्य कार्य हम पहले बता चुके हैं कि टैपिटम की कोशिकाएं नष्ट होने से पहले वो बीजाणु जनन की कोशिकाओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। कौन सी कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, बीजाणु जनन कोशिकाओं को, स्पोरोजीनस सेल को, बीजाणु जनन कोशिकाओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। टैपिटम की कोशिकाएं नष्ट होने से पहले बीजाणु जनन कोशिकाओं को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। देखिए, दूसरी बात सुनना, टैपिटम का दूसरा कार्य देखिए। मैंने आपको बताया कि टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्राव होता है। अभी बताया स्रावी या ग्रंथिल प्रकार के टैपिटम। तो आपको बता दें, टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा क्या है, विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का क्या किया जाता है, श्रावण किया जाता है, ठीक है। सीक्रेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स बाय द टैपिटम सेल। टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, जिनमें से आपको बता दूं मैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड,
इसका पूरा नाम है एंडोल थ्री एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन होता है, और ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो एक वृद्धि नियामक हार्मोन होता है। और वृद्धि नियामक हार्मोन वे होते हैं जो पौधे की वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पौधे की वृद्धि बढ़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा हार्मोनों का स्रावण किया जाता है, हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। देखिए, टैपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा यूबिस काय का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, यूबिस काय का निर्माण किया जाता है। और यूबिस काय जो होता है, मैं आपको बता चुका हूं कि यूबिस काय जो होता है उसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण किया जाता है। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो परागकण के बाह्य चोल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि परागकणों का बाह्य चोल जो होता है वो किससे बना होता है, स्पोरोपोलेनिन से। और स्पोरोपोलेनिन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण किससे होता है, यूबिस काय से होता है। और यूबिस काय के द्वारा, ठीक है, यूबिस काय का स्राव या निर्माण किसके द्वारा होता है, टैपिटम की कोशिका के द्वारा होता है। तो टैपिटम की कोशिका के द्वारा यूबिस काय का निर्माण होता है। इस यूबिस काय से एक रासायनिक पदार्थ बनता है जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो परागकणों के बाह्य आवरण के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, या परागकण के बाह्य चोल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। देखिए, टैपिटम जो होता है, मैं आपको बता दूं टैपिटम का अगला कार्य पे हम बात कर रहे हैं। टैपिटम के द्वारा पोलन कीट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। टैपिटम के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, पोलन कीट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो टैपिटम के द्वारा हम पोलन कीट का निर्माण होता है। तो टैपिटम की कोशिका पोलन कीट का निर्माण करते हैं। आपसे पूछा जाए कि पोलन कीट क्या है, देखो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होती है। और कीट परागित जो पुष्प होते हैं उन कीट परागित पुष्पों के ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है। कीट परागित पुष्पों के ऊपर क्या पाई जाती है, एक तेलीय परत पाई जाती है। और उस तेलीय परत को क्या कहा जाता है, पोलन कीट कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, ये पोलन कीट जो होता है, इस पोलन कीट के कारण ही, ठीक है, वे पुष्प कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। उन पुष्पों में से क्या आती है, एक विशेष प्रकार की क्या आती है, गंध आती है। ठीक है, तो पुष्पों में चिपचिपाहट जो होती है, पुष्पों में जो विशेष प्रकार की गंध आती है, वो किसके कारण आती है, पोलन कीट के कारण आती है। पोलन कीट क्या काम करता है, आपको बता दूं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, क्या करता है, परागकणों की सुरक्षा करने का क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, दूसरा है कि पोलन कीट जो होता है उसके अंदर क्या है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। और गंध आने के कारण विशेष, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं वो उस गंध के कारण उनकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तीसरा कार्य मैं आपको बता दूं, पोलन कीट जो होते हैं, यानी कि पोलन कीट मैंने बताया कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनके ऊपर क्या पाई जाती है, एक तेलीय परत पाई जाती है। और वो तेलीय परत कैसा होता है, चिपचिपाहट युक्त होता है। यानी कि वो पुष्प चिपचिपाहट युक्त होने के कारण जैसे ही उन पुष्पों के ऊपर कोई कीट बैठता है तो उनके पंखों पर वो चिपचिपाहट युक्त पदार्थ क्या है, चिपक जाता है। चिपकने पर परागकण क्या होता है, उनसे क्या है, उनके कीटों के पंखों से चिपक जाते हैं। और चिपकने पर वो परागकण किसी मादा की वर्तिकाग्र पर कीटों के माध्यम से क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। यह होता है पोलन कीट और उसके कार्य। मैंने यहाँ पे पोलन कीट पर भी बात कर लिया और पोलन कीट के कार्यों पर भी आपसे बात कर ली। कीट परागित जो पुष्प होते हैं उन पर एक तेलीय परत पाई जाती है। उस तेलीय परत को क्या कहा जाता है,
पोलन कीट कहा जाता है। देखिए परागकण जो होते हैं वो आपस में चिपके होते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर। लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण होते हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो क्यों चिपके होते हैं? क्योंकि वो एक कैलोज पदार्थ जो होता है, कैलोज नाम का एक पदार्थ वहां पे पाया जाता है, और वो कैलोज पदार्थ को क्या है, परागपुटों को या परागकणों को जोड़े हुए रखने का कार्य करता है। इसलिए टैपिटम की कोशिकाएं क्या करते हैं, इस कैलोज नामक पदार्थ को हटाने के लिए कैलोज एंजाइम का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। या हम यूं कह सकते हैं कि टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा कैलोज एंजाइम का श्रावण किया जाता है, जिससे परागकण क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, 5 कार्य हैं जो मैंने आपको टैपिटम की कार्य बता दिए। तो टैपिटम का पहला कार्य है, टैपिटम की कोशिकाएं जो होती हैं वो बीजाणु जनन की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। नंबर 2, टैपिटम की कोशिकाएं कुछ हार्मोनों का स्रावण करती है। टैपिटम की कोशिकाओं के द्वारा यूबिस्काई का निर्माण किया जाता है। यूबिस्काई के द्वारा स्पोरोपोलेनिन का निर्माण किया जाता है, और स्पोरोपोलेनिन जो होता है वो परागकण जो होते हैं उनकी बाहरी जो चोल होता है या बाह्य चोल होता है उसके निर्माण में सहायक होता है। टैपिटम जो होता है वो पोलन कीट के निर्माण में सहायक होता है। टैपिटम जो होता है वो कैलोज एंजाइम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इसी के साथ ये टैपिटम क्या हुआ, टैपिटम के कार्य समाप्त। पोलन कीट मैंने आपको बता दिया है। पोलन कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनके ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, पोलन कीट कहा जाता है। इसी पोलन कीट के कारण वो पुष्प क्या होते हैं, गंधयुक्त होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, चिपचिपाहट पाया जाता है। और इस पोलन कीट के कार्य मैंने बताया कि पोलन कीट के कारण ही उनमें क्या है, विभिन्न प्रकार के कीट, ठीक है, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो कीट होते हैं वो उन पुष्पों में से एक विशेष प्रकार की गंध को ग्रहण करने के कारण उनके तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से वो क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। ये मैंने आपको टैपिटम के कार्य बता दिए। देखिए टैपिटम के नीचे की तरफ देखिए आप इस तरीके से, ये क्या है, एक कोशिका आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं इस तरीके से। तो टैपिटम के नीचे की तरफ क्या पाई जाती है, बीजाणु जनन की कोशिका पाई जाती है। और ये बीजाणु जनन जो होता है वो लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक स्तर होता है। ये कौन सा स्तर होता है, लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक भाग होता है। इसमें परागकोश जो भित्ति होती है, परागकोश भित्ति होती है, उसके अंदर की तरफ एक भित्ति युक्त संरचना पाई जाती है। ये भित्ति युक्त संरचना है, और ये भित्ति युक्त जो संरचना होती है, ठीक है, ये जो भित्ति युक्त संरचना होती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि टैपिटम के नीचे की तरफ या परागकोश भित्ति के अंदर की ओर एक भित्ति युक्त संरचना, एक भित्ति से परिबद्ध संरचना पाई जाती है। और इस भित्ति से परिबद्ध जो संरचना होती है उसमें जो पाई जाने वाली कोशिकाओं का समूह होता है उसे बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। या परागकोश भित्ति के अंदर की तरफ एक भित्ति से परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन कोशिका कहते हैं। इन कोशिका को क्या कहते हैं, स्पोरोजीनस सेल कहा जाता है। कौन सी सेल कहा जाता है, स्पोरोजीनस सेल के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये बीजाणु जनन जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ये बीजाणु जनन जो कोशिकाएं होते हैं ये पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। क्या करती है, पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती है। और इन पराग मात्र कोशिकाओं में क्या होता है, जब अर्धसूत्र विभाजन होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है तो किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु का निर्माण।
तो आपको पता लग गया है लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना के दो भाग होते हैं, परागधानी भित्ति और बीजाणु जनन कोशिका। परागधानी भित्ति 4 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। बाह्य त्वचा एक स्तरीय होती है जो पराग कोश की भारी आघातों से सुरक्षा करती है। बाह्य त्वचा के नीचे अंतःथीसियम पाया जाता है। अंतःथीसियम जो होता है वो भी एक स्तरीय होती है। कोशिकाएं बड़ी होती है, दीर्घित होती है। सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां इनके अंदर क्या है पाई जाती है, जो आर्द्रता ग्राही के रूप में काम करती है, पराग कोश के स्फुटन की क्रिया में सहायक होती है। एंडोथीसियम के नीचे मध्य परत के स्तर पाए जाते हैं जिनकी संख्या 1 से लगभग 3 होती है। ठीक है, मध्य परत की कोशिका इन बीजाणु जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के बाद नष्ट हो जाती है। मध्य परत के नीचे टैपिटम की कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिकाएं भी कैसी होती है, दीर्घित अवस्था में पाई जाती है, बड़ी होती है और एक केंद्रीय के साथ साथ कुछ पादपों में बहुकेंद्रीय भी होती है। इनमें अंतःसूत्री विभाजन और बहुगुणन की क्रिया भी क्या है, टैपिटम की कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। मैंने आपको टैपिटम के कार्य बता दिए हैं। पोषण में सहायक होते हैं, हार्मोनों का निर्माण होता है, यूबिस्काय का निर्माण होता है, कॉलन कीट का निर्माण होता है, कैलोज एंजाइम का क्या होता है निर्माण। सबसे अंत में मैंने बताया कि पराग कोश के नीचे एक भित्ति युक्त संरचना पाई जाती है जिसमें अनेक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बीजाणु जनन कोशिका या स्पोरोजीनस सेल कहा जाता है। इन बीजाणु जनन कोशिकाओं में जब सूत्र विभाजन होता है तो लघु बीजाणुओं का क्या होता है निर्माण होता है, जिसे हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लघु बीजाणु जनन क्या है। दूसरे बिंदु पर हम आपसे चर्चा करेंगे कि पराग कोश का स्फुटन कैसे होता है और उसके बाद हम पराग कणों की संरचना पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन all of you take care by corona, be safe, be happy, thanks very much.